द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। अध्याय 1। मैनेजर और कर्मचारी के गुण। पैसिफिक कोस्ट के थोक लकड़ी के लादान कारोबार में आल्डेन पी रिक्स को कैपी रिक्स के नाम से जाना जाता था। उनके पास इतनी सारी मुश्किलें थी जितनी ढेर सारे चूजों वाली मुर्गी को भी नहीं होती है। और यह बात उन्होंने छुपाकर नहीं रखी, बल्कि चिल्लाकर कही। उन्होंने जिस व्यक्ति से यह कहा वह स्किनर था, जो रिस्क लॉगिंग एंड लंबरिंग कंपनी का प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर था। यह वही कंपनी थी जो कैपी के कास्ट साम्राज्य को चलाती थी और जिसके संचालन से रिक्स रिटायर हो चुके थे। उन्होंने यह बात अपने दामाद कैप्टन मैट पिजली को भी जोर शोर से और जोशो खरोश से बताई, जो ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का प्रेसिडेंट और मैनेजर था। यह कंपनी अमेरिकी जल परिवहन में रिक्स का कारोबार संचालित करती थी। स्किनर ने यह जानकारी चुपचाप सुनी, और सुनता भी क्यों नहीं। वह कैपी रिक्स का रिश्तेदार नहीं था, लेकिन मैट पिजली तो दामाद था। इसलिए उसने अपने पैर एक के ऊपर एक रखे और अपने वाकपटु ससुर को उसी तरह आंखें तरेर कर देखा जिस तरह वे देख रहे थे। मुश्किलें आपको है, उसने आपको शब्द पर जोर देते हुए ताना कसा। अब क्या आपकी पीठ में दर्द हो गया है, या फिर हर्बर हुबर सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स के लिए गलत आदमी है? अपना ताना और कटाक्ष अपने पास रखो नौजवान, कैपी चीखे। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं स्वास्थ्य या राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। बुढ़ापे में मेरे लिए यह कितने अफसोस की बात है कि मैंने चुन चुनकर अपने आसपास दुनिया के सबसे कम अक्लमंद लोगों को इकट्ठा कर लिया है, जैसे इतिहास में तब से लेकर आज तक नहीं हुआ जब एजाक्स ने बिजली का मजाक उड़ाया था। मतलब कौन? देखो तो सही कितनी कम अक्ल है। अब मुझे इस बात का भी मतलब समझाना पड़ेगा। मतलब तुम और स्किनर। क्यों? हमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया? तुम दोनों ही तो सारे बखेड़े की जड़ हो। तुम दोनों ने ही तो मिली भगत करके मुझे राजी किया कि हम शिपिंग बोर्ड के 25 बकवास मालवाहक जहाजों का प्रबंधन करने लगे। फूटी किस्मत देखो, हमने जैसे ही जहाजों को लिया, देश में मंदी आ गई और ढुलाई के भाव रसातल में पहुंच गए और मैरीन इंजीनियर हड़ताल पर चले गए। इतना ही नहीं, हम पूर्वी देशों में जिस भी नालायक युवा छोकरे को अपने ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजते हैं, उसका दिमाग तुरंत ही फूलकर कुप्पा हो जाता है और वह यह सोचने लगता है कि ईश्वर ने उसे जापान में बनी सारी की सारी स्कॉच विस्की पीने के लिए इस संसार में भेजा है और यह काम करके वह हर प्यासे अमेरिकी को फायदा पहुंचा रहा है। मेरे बुढ़ापे में तुम दोनों ने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि हमें तार भेजकर अपने मैनेजरों को नौकरी से निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे खेल में घुस गए हैं जो घरेलू मैदान में नहीं खेला जा सकता। विदेशों में हमारा इतना सारा कारोबार है कि हम इसे इतनी दूर बैठकर नहीं संभाल सकते। मैट पिजली ने कैपी रिक्स की तरफ आरोप भरी उंगली उठाई। हमने कभी आपको राजी नहीं किया कि आप उन शिपिंग बोर्ड के जहाजों का प्रबंधन अपने बुजुर्ग हाथों में लें। इसके बजाय यह आप थे जिन्होंने मुझे राजी किया था। बलि का बकरा तो मैं हूं। यह तो वही मिसाल हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इससे आपको क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं, क्योंकि आप तो 10 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। जहाजों की सारी मुश्किलों का भार तो मेरे कंधों पर है बुजुर्गवार, और मैं आपको बता दूं कि ये कंधे इस भार को अच्छी तरह उठा सकते हैं। तुम्हारी बात सैद्धांतिक दृष्टि से तो सच है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से नहीं। अब तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैंने कंपनी के हित में जिस तरह शारीरिक प्रयास छोड़ दिए हैं, उसी तरह मानसिक प्रयास भी छोड़ दूं? भगवान कसम, क्या मुझे अपनी बनाई हुई कंपनी के मामलों में रुचि रखने का भी अधिकार नहीं है, जिसमें मेरे इतने सारे पैसे लगे हुए हैं और जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचकर बनाया है? मैं यह मानता हूं कि तुम दोनों लड़के मेरी कंपनी को चला रहे हो और आमतौर पर अच्छी तरह चलाते हो, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है मैट, और तुम्हें भी स्किनर? अगर मैट कोई गलती करता है तो यह तुम्हारा फर्ज है कि परिणाम सामने आने से पहले तुम उसे चेतावनी दे दो, है ना? और यही मैट को भी करना चाहिए। क्या तुम दोनों ने आदमियों को परखने की अपनी योग्यता खो दी है, या फिर यह योग्यता तुम में कभी थी ही नहीं? स्किनर बीच में ही बोल पड़ा। आप हेंडरसन की बात कर रहे हैं,
जिसे हमने संघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था? मैं सचमुच उसी की बात कर रहा हूं स्किनर, और मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगर हम तटीय परिवहन का अपना पुराना खेल ही खेलते रहते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर हमने अटलांटिक के पार के परिवहन और ढुलाई को दूसरों के लिए छोड़ दिया होता तो हमारे पास इस समय शंघाई का ऑफिस भी नहीं होता और इस संसार के हैंडरसनों का सिरदर्द भी नहीं होता। स्किनर ने खुद के बचाव में कहा, देखिए, लकड़ी बेचने में उसका जवाब नहीं था। वह हमारा सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह हमें एशिया के ढेर सारे माल का ऑर्डर दिलाएगा और इससे हमारी आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मैट पिजली ने अपनी तरफ से जोड़ा, और उसे इस ऑफिस के हर काम का अनुभव है। उसने कास्ट कंपनी के ऑफिस बॉय से लेकर सेल्स मैनेजर तक का सफर तय किया है। वह नेविगेशन कंपनी में फ्रेट क्लर्क से लेकर पैसेंजर एजेंट तक हर पद पर रहा था। जहां तक अनुभव की बात है, उसमें कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी। वह शंघाई ऑफिस में मैनेजर पद के लिए आदर्श दावेदार दिख रहा था। मैं यह सब स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तुमने उसे उसके खुद के दम पर चीन भेजने का निर्णय लिया था तो क्या तुमने मुझसे सलाह की थी? क्यों करता? ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी का बॉस मैं हूं कि नहीं? जब हमने एंडरसन को शंघाई ऑफिस का मुखिया बनाकर भेजा था तब तक आपने मुंह खोलकर अपनी मुफ्त सलाह हमें नहीं दी थी। मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था कि हेंडरसन कामयाब नहीं होगा, है ना? हाँ, यह बात तो माननी पड़ेगी। आपने यह तो कहा था। और अब मैं तुम्हें एक छोटी कहानी सुनाना चाहूंगा जो तुमने मुझे तब सुनाने का अवसर नहीं दिया था जब तुमने उसे विदेश भेजा था। हेंडरसन अच्छा कर्मचारी था, प्रतिभावान कर्मचारी था, बशर्ते वह किसी समझदार आदमी के नेतृत्व में काम कर रहा हो और उसके ऊपर कोई हो जो उसे बताए कि क्या करना है या कैसे करना है। उसमें इतनी पहल शक्ति नहीं थी कि वह खुद पहल करके अवसरों का लाभ ले सके। उसमें यह आदत भी थी कि अगर उसे सही दिशा हर दिन न दिखाई जाए तो वह राह भटक जाएगा और गलत रास्ते पर चलने लगेगा। मैं 20 साल से उस आदमी के दिमाग को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था और अब देखो, वह हमारे शंघाई बैंक खाते को खाली करके लापता हो गया है। स्किनर ने भावहीन स्वर में कहा, मिस्टर रिक्स, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने उससे $2.5 लाख का बॉन्ड भी भरवाया था। तुम एक शब्द भी मत बोलो स्किनर, एक शब्द भी नहीं। इसके बजाय मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैं ही वह जीनियस था जिसने वह बीमा कराया था। तुम्हें और मैट को तो बीमे का पता भी नहीं था, और मैं कैसे भूल सकता हूं कि तब तुमने मुझे याद दिलाया था कि मैं 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूं और मुझे तुम्हारे ऑफिस के अंदरूनी मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। मैट पिजली ने जवाब दिया, देखिए, मैं खुलकर स्वीकार करता हूं कि इस मामले में आपकी दूरदर्शिता सही थी, जिसकी वजह से इस साल संघाई ऑफिस घाटा नहीं दिखाएगा। लेकिन कैपी, हमारे सामने की स्थिति को दूसरे दृष्टिकोण से देखें। हमें क्या पता था कि हेंडरसन वहां जाकर शराब पीने लगेगा, जुआ खेलने लगेगा और अपने वेतन से ज्यादा कर्ज ले लेगा। हमें क्या पता था कि वह कारोबार पर पूरा ध्यान नहीं देगा, और इतना ही नहीं, हमारे बैंक खाते से सारा पैसा निकालकर लापता हो जाएगा। हम ये सारी बातें पहले से नहीं भांप सकते थे। जब हम अपने किसी कर्मचारी को पूर्वी देशों में मैनेजर बनाकर भेजते हैं तो हमें उस पर पूरी तरह विश्वास करना होगा कि वह सही काम करेगा। इसलिए कैप्पी, मेरी सलाह यह है कि रायता फैल चुका है और उस पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। हमारा काम तो यह है कि हम हेंडरसन का उत्तराधिकारी चुने और उसे अगले जहाज पर बैठाकर संघाई भेज दें। ओह, बहुत अच्छा मैट, कैप्पी ने सदाशयता से कहा। मेरे बच्चे, मैं इस मामले में तुम्हें ज्यादा ताने नहीं मारूंगा, ज्यादा कटाक्ष नहीं करूंगा। मेरी बातों को बूढ़े आदमी की भड़ास मानकर भूल जाओ। मैं जो कह रहा हूं वह हालांकि सच है, लेकिन उदारता से कोसों दूर है। लेकिन जब तुम मेरी उम्र के होगे और बहुत सारी मानसिक व नैतिक कमजोरियां तुम्हें परेशान करेंगी तो तुम भी इंसानों के मुझसे बेहतर पारखी और निर्णायक बन जाओगे कि कौन इंसान जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और कौन नहीं उठा सकता, कौन इंसान कितनी जिम्मेदारी का भार उठा सकता है और किस तरह की जिम्मेदारी का। स्किनर, तुम बताओ, इस पद के लिए तुम्हारे पास कोई उम्मीदवार है क्या?
मुझे यह कहते हुए अफसोस है सर, लेकिन मेरे पास एक भी बंदा नहीं है जो यह काम कर पाए। मेरे विभाग के सारे आदमी काफी युवा हैं, इतने युवा कि वे जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। युवा से तुम्हारा क्या मतलब है? देखिए, इस काम के लिए मैं केवल एक व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकता हूं, और वह है एंड्रयूज। लेकिन अभी उसकी उम्र इस काम के लिहाज से काफी कम है, यही कोई 30 साल के आसपास। 30 साल है? मुझे याद आता है कि जब मैंने तुम पर साल के $10,000 फेंके थे और $20 लाख की कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी थी, तब तुम्हारी उम्र 28 साल थी। हाँ सर, लेकिन बात यह है कि एंड्रयूज का अभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। स्किनर, कैपी ने अपनी सबसे भयंकर आवाज में उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मैं इस बात पर लगातार हैरान होता हूं कि मैं तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाल रहा हूं। तुम कहते हो कि एंड्रयूज का कभी इम्तिहान नहीं लिया गया है। उसका इम्तिहान क्यों नहीं लिया गया है? हम इस दुकान में ऐसा माल क्यों रख रहे हैं जिसे जांचा परखा नहीं गया है? सामान की तरह कर्मचारी को भी जांचना परखना जरूरी होता है, वहां भी गुणवत्ता परीक्षण करना अनिवार्य होता है। बल्कि यह कहना चाहूंगा कि इंसान के मामले में जांचना परखना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही तो है जो हमारे सामान को बेचेगा या नहीं बेचेगा। वही तो है जो संगाई ऑफिस को बखूबी चलाएगा या हमें चूना लगाकर चंपत हो जाएगा। बोलो, सही बात है कि नहीं? बोलो, एक शब्द भी मत बोलना। अगर तुम में राई के दाने बराबर भी अक्ल होती तो तुम उसका अच्छा इम्तिहान ले लेते। और कौन कहता है कि तुम्हें इसका मौका नहीं मिला? 1919 से 1920 में लकड़ी की इतनी ज्यादा मांग थी कि यह हाथों हाथ और अपने आप बिक रही थी। उस समय तुम्हें 1 साल की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी और अपनी डेस्क पर एंड्रयूज को बैठाकर जाना चाहिए था। इससे तुम्हें यह पता चल जाता कि वह किस मिट्टी का बना है। अच्छा ही हुआ जो मैंने ऐसा नहीं किया। स्किनर ने ससम्मान प्रतिरोध किया, क्योंकि बाजार अचानक लुढ़क गया था चुटकियों में। और अगर मैं अपने जहाजों में लदाने के लिए पर्याप्त लकड़ी बेचने की फुर्ती नहीं दिखाता। स्किनर, तुम्हारी यह जुर्रत कि तुम मेरी बात का विरोध करो। मैट पिछली तब कितने साल का था जब मैंने ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी ताला चाबी समेत उसके हवाले कर दी थी? अरे, उस समय तो वह 26 का भी नहीं था। स्किनर, तुम बोर्डम हो। तुम जैसे खुशी के दुश्मन कारोबार की पीठ पर सवार हो जाते हैं और बचकाने सिद्धांतों से इसका गला दबा देते हैं। ऐसे बचकाने सिद्धांत के इंसान को तभी ज्यादा जिम्मेदारी देनी चाहिए जब उसकी पीठ कमान की तरह झुक जाए, या उसे ज्यादा वेतन तभी देना चाहिए जब उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो जाएं। तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमारे सारे युद्ध होते हैं, हमारी सारी हड़तालें होती है। यह युवाओं का संसार है स्किनर, और तुम यह बात कभी मत भूलना। इस संसार के गो गेटर 30 साल से कम उम्र के होते हैं। युवाओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जिसे सही दिशा में लगाया जाए तो उससे बड़े से बड़ा काम हो सकता है। युवाओं में इतना ज्यादा जोश होता है कि वे आसमान को झुकाकर जमीन तक ला सकते हैं या जमीन को उठाकर आसमान तक पहुंचा सकते हैं। यही कारण है स्किनर कि हमें युवाओं पर ध्यान देना चाहिए और उनकी भारी क्षमता को जांचना परखना चाहिए और उन्हें जिम्मेदारी उठाने लायक बनाना चाहिए। फिर वे अपने दामाद की ओर मुड़े। मैट, संघाई वाली नौकरी के संदर्भ में तुम्हें एंड्रयूज कैसा लगता है? मैं सोचता हूं कि वह यह काम कर लेगा। तुम्हें क्यों लगता है कि वह यह काम कर लेगा? क्योंकि वह यह काम जानता है। वह इतने लंबे समय से हमारे यहां काम कर रहा है कि उसके पास बहुत सारा अनुभव है, जिसकी वजह से। क्या उसमें काम को संभालने की हिम्मत है मैट? कैपी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा। हिम्मत तुम्हारे लचर अनुभव से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिसकी तुम और स्किनर इतनी ज्यादा दुहाई देते हो। मैं नहीं जानता कि उसमें हिम्मत है या नहीं। मुझे लगता है कि वह अच्छा कर्मचारी है और मन लगाकर काम करता है। मैं बस इतना जानता हूं कि उसका व्यवहार और चाल चलन अच्छा है। देखो, उसे बाहर भेजने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उसमें एकाग्रता और पहल शक्ति है या नहीं। उसमें स्वतंत्र काम करने और स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि यह मैनेजर की बुनियादी योग्यता होती है। अच्छे कर्मचारी और अच्छे मैनेजर में फर्क होता है। दुर्भाग्य से हम यह मानकर चलते हैं जो अच्छा कर्मचारी है वह अच्छा मैनेजर भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर अच्छा कर्मचारी अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता।
क्योंकि कर्मचारी के रूप में उसे सिर्फ काम करने का अनुभव होता है, काम कराने का नहीं। मैनेजर के रूप में आपको दूसरों से काम कराना होता है, इसलिए आपको स्वतंत्र निर्णय लेना आना चाहिए, खुद होकर अवसरों को संभालना चाहिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप में ये सारी बातें नहीं है तो आप संसार के किसी भी कोने में सफल मैनेजर नहीं बन सकते। तो फिर मैट पिजले ने उठते हुए कहा, मैं हेंडरसन का वारिस चुनने के काम से अपना हाथ खींचता हूं। इस मामले में आपको इतना ज्यादा ज्ञान है जो आप पूरी उदारता से हमें दे रहे हैं कि आपको ही उस खुशकिस्मत इंसान का नाम चुनना चाहिए। हाँ सचमुच, स्किनर ने सहमत होते हुए कहा, मुझे यकीन है कि इतने कम समय में एंड्रयूज की एकाग्रता और पहल शक्ति को खोजना मेरी कमजोर योग्यताओं से काफी परे की चीज है। उसमें उसके वर्तमान पद के हिसाब से तो पर्याप्त एकाग्रता और पहल शक्ति है, लेकिन कैपी ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन क्या उसमें ऐसी एकाग्रता और पहल शक्ति तब भी होगी जब उसे विशेषज्ञों की सलाह से 6000 मील दूर तुरंत कोई निर्णय लेना होगा और उस निर्णय के आधार पर सफल या असफल होना होगा। हम यही जानना चाहते हैं स्किनर। स्किनर ने भावहीन विनम्रता से जवाब दिया, सर, मेरा सुझाव यह है कि आप ही उसका इम्तिहान लें। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं स्किनर। भगवान कसम, हम संघाई ऑफिस में जिस अगले आदमी को भेजेंगे वह गो गेटर होगा। हमारे 3 मैनेजर वहां पहुंचकर टाइम टाइम फिश हो चुके हैं और यह बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उत्कृष्टता का तकाजा है कि कंपनी में एक भी गलत मैनेजर नहीं होना चाहिए, वरना कंपनी बैठ जाएगी। अगर मैनेजर गलत होगा तो कर्मचारी चाहे कितने भी अच्छे हों, कंपनी नहीं बच पाएगी। और इसके बाद कैपी ने अपने बूढ़े पैर उठाकर अपनी डेस्क पर रखे और अपनी घूमने वाली कुर्सी पर नीचे फिसलने लगे और अपनी पीठ नीचे टिका ली। फिर उनका सिर उनके सीने पर आ गया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। वे यह सोचने भी लगे कि एंड्रयूज का इम्तिहान कैसे लेना है। अब उसकी खैर नहीं। मैट पिजले ने फुसफुसाकर कहा जब वह और स्किनर कमरे से बाहर निकले। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 2। बाधाओं से न घबराएं। द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। HindiAudiobook.com। रिटायर्ड प्रेसिडेंट की किस्मत में ज्यादा देर तक आराम करना नहीं लिखा था। उनकी किस्मत में यह भी नहीं लिखा था कि वे बिना किसी बाधा या व्यवधान के लंबा सोच विचार कर पाएं। 10 मिनट के भीतर ही उनके फोन की घंटी बजने लगी। उनकी निजी एक्सचेंज ऑपरेटर उन्हें फोन कर रही थी। क्या है? कैपी रिसीवर में चिल्लाए, क्योंकि व्यवधान से उनके विचारों का सिलसिला टूट गया था। ऑफिस में एक नौजवान आया है। उसका नाम विलियम ई पेक है और वह आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। कैपी ने आह भरते हुए कहा। नौजवान? पहले तो उनका मन हुआ कि उससे मिलने से मना कर दे। इस समय उनका किसी से भी मिलने का मन नहीं था। वे अभी एंड्रयूज के इम्तिहान के तरीके के बारे में सोच विचार कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें अपनी खुद की ही बात याद आ गई। उन्होंने अभी अभी खुद स्किनर को बताया था कि नौजवानों को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनमें गो गेटर बनने की प्रबल संभावना होती है। इस कारण उन्होंने अपने विचारों के सिलसिले को खत्म किया, अपनी चिढ़ को दबाया और ऑपरेटर से कहा, ठीक है, अंदर भिजवा दो। लगभग तुरंत ही ऑफिस बॉय पेक को लेकर आ गया और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे से थोड़ी अंदर आने के बाद आगंतुक रुका और आसानी तथा सहजता से अटेंशन की मुद्रा में आया। फिर उसने सम्मान से सिर झुकाकर अभिवादन किया। हालांकि इस दौरान उसकी पैनी नीली आंखें ब्लू स्टार नेविगेशन कंपनी के शासक पर लगातार जमी रही। मिस्टर रिक, मेरा नाम पेक है, सर विलियम ई पेक। आपको धन्यवाद सर कि आपने मुझसे मिलने के लिए हाँ कर दी। कैपी लड़ाकू दिख रहे थे। बैठ जाए मिस्टर पेक। पेक बैठने के लिए कैपी की डेस्क के पास की कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। बूढ़े कैपी ने उसकी चाल पर गौर किया। उन्होंने देखा कि यह नौजवान थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था और उसकी बाई बां कोहनी के आधे रास्ते पर कटी हुई थी। कैपी अवलोकन में माहिर थे, तजुर्बेकार थे, इसलिए पेक के सीने पर अमेरिकन सेना के बटन को देखकर खुद ब खुद पूरी कहानी समझ गए।
वे उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकते थे, और यहां तो कारण भी सामने था और परिणाम भी। उन्होंने नरमी से कहा, अच्छा तो मिस्टर पेक, मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूं, पेक ने संक्षेप में जवाब दिया। भगवान की कसम, कैपी ने कहा, आप यह बात तो इस तरह कह रहे हैं जैसे आपको इनकार सुनने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर, मुझे इनकार सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। क्यों? विलियम ई पेक के दिलचस्प लेकिन थोड़े सामान्य चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इतनी मोहक मुस्कान कैपी रिक्स ने आज तक नहीं देखी थी। पेक ने जवाब दिया, मैं एक सेल्समैन हूं मिस्टर रिक्स। मैं खुद को काफी योग्य सेल्समैन मानता हूं, क्योंकि मैंने 5 साल के दौरान यह साबित कर दिया है कि मैं किसी भी चीज को सामान्य व्यक्ति से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं, बशर्ते वह इतनी मूल्यवान हो कि कोई उसे खरीदने को तैयार हो। मैं सामान बहुत अच्छी तरह बेच सकता हूं, लेकिन मैंने यह भी देखा है कि सामान बेचने से पहले मुझे वह सामान बनाने वाले को एक और चीज बेचनी होती है, मैं खुद। मुझे उसे यह विश्वास दिलाना होता है कि मैं न सिर्फ उनका सामान बेच सकता हूं, बल्कि दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह बेच सकता हूं। मुझे यह प्रदर्शित करना होता है कि मैं इस काबिल हूं कि वह घुड़दौड़ में मुझ पर दांव लगाए और मेरे अव्वल आने की उम्मीद रखे। मैं आपको अपनी सेवाएं बेचने आया हूं, मैं खुद को बेचने आया हूं। कैपी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। मैं बिक गया, लेकिन यह तो बताओ, अमेरिकी सेना ने तुम्हें अपनी सदस्यता कब बेची थी? 7 अप्रैल 1917 की सुबह को सर। इससे हमारी बिक्री पूरी हो जाती है। मैं खुद कैप कियर्नी में नाइट्स ऑफ कोलंबस में था, लेकिन जब उन्होंने मुझे अपने डिवीजन के साथ विदेश नहीं जाने दिया तो मेरा दिल टूट गया और यह समझने लगा कि मैं किसी काम का नहीं रहा हूं। सेना की बातों ने पैक का दिल छू लिया, जिस वजह से उसकी पटरी तुरंत ही अच्छी तरह बैठ गई। युद्ध से पहले मैं मध्य पश्चिम में लकड़ी बेचता था और पोर्टलैंड लंबर कंपनी में था, उसने स्पष्ट किया। सरकार ने पिछले ही सप्ताह लेटरमैन जनरल हॉस्पिटल में मुझे सेवा मुक्त किया। मेरी अर्ध अपंगता के बदले में मुझे $10,000 का सरकारी बीमा भी मिला। बाकी अंगों की टूट फूट से तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मेरे टूटे पैर को सही होने में काफी समय लग गया और यह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। मेरा पैर जितना बड़ा होना चाहिए था, यह आज उससे थोड़ा छोटा है। फिर मुझे इन्फ्लुएंजा के साथ निमोनिया भी हो गया और इसके बाद डॉक्टरों ने टीबी के भी कुछ लक्षण खोज लिए। इसका नतीजा यह हुआ कि मैं 1 साल तक फोर्ट बेयर न्यू मैक्सिको में सरकारी टीबी अस्पताल में भी रहा। लेकिन अब मेरे पास जो भी अंग बचे हैं वे पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं और डॉक्टरों ने इसका प्रमाण पत्र भी दिया है। मेरा सीना 5 इंच फूलता है और मैं स्वस्थ महसूस करता हूं। निराश या हताश तो नहीं हो? कैपी ने हिचकते हुए पूछा। ओह, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे कम कीमत चुकानी पड़ी है और मैं आसानी से छूट गया हूं मिस्टर रिक्स। मेरा दिमाग बचा है और मेरी दाईं बां, मैं सोच सकता हूं और मैं लिख सकता हूं, और भले ही मेरा एक पहिया डगमगा रहा है, लेकिन मैं आदेश मिलने पर ज्यादातर लोगों से ज्यादा दूर तक और ज्यादा तेज चल सकता हूं। आपके पास मेरे लिए नौकरी है मिस्टर रिक्स? नहीं, मेरे पास नहीं है मिस्टर पैक। आपको तो पता ही नहीं होगा कि मैं अब कंपनी से बाहर हो चुका हूं। 10 साल पहले रिटायर हो गया था। यह ऑफिस तो बस सामाजिक मेलजोल का मुख्यालय है। यहां मुझे अपनी डाक मिल जाती है और गपशप से मन भी बहल जाता है। नौकरी के लिए तो आपको स्किनर से मिलना चाहिए। मैं स्किनर से मिल चुका हूं सर, पुराने योद्धा ने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने ज्यादा सहानुभूति नहीं दिखाई थी, ज्यादा रुचि नहीं ली थी। मेरे ख्याल से वे यह सोच रहे थे कि मैं उन्हें अपनी खाली आस्तीन दिखाकर नौकरी मांग रहा था और उनसे रहम की उम्मीद कर रहा था, जो उनमें वैसे भी ज्यादा नहीं है। मिस्टर स्किनर ने मुझे जानकारी दी कि उनके पास पहले से ही काम कम है और लोग ज्यादा। उन्होंने बताया कि उनके पास अपने वर्तमान सेल्समैनों के लायक काम ही नहीं है, इसलिए वे नए सेल्समैन को नियुक्त नहीं कर सकते। यह सुनने के बाद मैंने उन्हें यह बता दिया कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, बस वह स्टेनोग्राफर के ऊपर का होना चाहिए। मैं अमेरिकी सेना का एक हाथ का चैंपियन टाइपिस्ट हूं। मैं लकड़ी का हिसाब किताब रख सकता हूं और इसकी बिलिंग कर सकता हूं। मैं बही खाते संभाल सकता हूं और टेलीफोन के जवाब भी दे सकता हूं। यानी मैं किसी भी भूमिका में काम करने को तैयार हूं,
चाहे यह टाइपिस्ट हो, अकाउंटेंट हो या रिसेप्शनिस्ट हो। इसका कुछ असर हुआ है? नहीं सर। तो अब देखो बेटा, कैपी ने खुशनुमा पैक को गोपनीयता से फुसफुसाकर बताया। तुम्हें मैं एक पते की बात बताता हूं। मेरी सलाह मानो और जाकर मेरे दामाद कैप्टन पिजली से मिल लो। वह नेकदिल इंसान है और हमारे कारोबार की परिवहन कंपनी का सर्वेसर्वा है। मैं कैप्टन पिजली से भी मिला था। वे बहुत दयालु थे और उन्होंने काफी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि वे दिल से मुझे नौकरी देना चाहते थे। मुझे इनकार करने में उनकी भावनाएं आहत हो रही थी, लेकिन कारोबार की हालत इतनी खराब थी कि नए लोगों के लिए जगह निकालना नामुमकिन था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 1 दर्जन पुराने सैनिकों को अब तक सिर्फ इसलिए नौकरी से नहीं निकाला था क्योंकि उनका दिल इस निष्ठुर कदम को उठाना नहीं चाहता था। मैं उनकी बात पर विश्वास करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे युवा मित्र, मुझे यह बताओ कि इसके बाद भी तुम मेरे पास क्यों आए? क्योंकि पैक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं चाहता था कि आप उनके इनकारों को रद्द करते हुए हां कर दें और मुझे नौकरी दे दें। वैसे तो मैं खुद को विशेषज्ञ सेल्समैन मानता हूं और अगर मुझे सेल्समैन की नौकरी मिलती है तो इससे कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि मुझ में इसकी विशेषज्ञता है और मैं 10 सेल्समैनों के बराबर सामान बेच सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई विशेष पदनाम या पद नहीं चाहिए। कोई भी नौकरी चलेगी बशर्ते मैं वह काम कर सकता हूं। अगर मैं इसे कर सकता हूं तो मैं इसे सबसे अच्छी तरह करूंगा, जितनी अच्छी तरह पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं नंबर 1 बनने में विश्वास रखता हूं मिस्टर रिक्स। जो भी काम करो उसे इतनी अच्छी तरह से करो कि शिखर पर पहुंच जाओ। तलहटी में रहने में ज्यादा आनंद नहीं है, शिखर से ज्यादा बेहतर नजारा दिखाई देता है और हर इंसान शिखर पर पहुंचना चाहता है क्योंकि हर इंसान में ईश्वर की दी हुई क्षमता और योग्यता होती है। मुझे ईश्वर ने सामान बेचने की विशेष योग्यता दी है। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी देते हैं और मैं ठीक से काम नहीं कर पाया तो आपको मुझे नौकरी से नहीं निकालना पड़ेगा, मैं खुद नौकरी छोड़ दूंगा। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप मुझ पर तरस खाकर नौकरी दें और परोपकार करें। मैं इस वक्त बाकी लोगों से 4 साल पीछे हूं और मुझे बराबरी पर आने के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे कामयाबी की भूख है और मेरे पास सबसे अच्छे संदर्भ भी है। वह तो मैं भी देख रहा हूं, कैप्टन ने सौम्य अंदाज से कहा और अपनी डेस्क पर लगा पुश बटन दबा दिया। स्किनर अंदर आ गया। उसने विलियम ई पैक को नापसंदगी से देखा और फिर कैपी रिक्स को सवालिया निगाह से देखा। स्किनर, प्यारे लड़के, कैपी ने मधुर स्वर में कहा, मैं एंड्रयूज को संघाई ऑफिस भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा हूं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हमें एक जोखिम लेना होगा। वर्तमान समय में एक स्टेनोग्राफर उस ऑफिस का प्रभारी है, जो बहुत ही बुरी बात है। इसलिए हमें जरा भी देर किए बिना किसी मैनेजर को वहां भेजना होगा। इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि हम क्या करेंगे। हम एंड्रयूज को अगले जहाज से भेज देंगे, लेकिन उसे यह बता देंगे कि यह उसका स्थायी पद नहीं है बल्कि अस्थायी इंतजाम है। अगर वह वहां पहुंचकर शानदार प्रदर्शन करता है तो हम उसे स्थायी कर देंगे, लेकिन अगर वह वहां जाकर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता है तो हम उसे बुला लेंगे और यहीं अपने ऑफिस में उसकी पुरानी जगह पर रख लेंगे, जहां वह बहुत मूल्यवान व्यक्ति है। इस दौरान मुझ पर एक एहसान करो स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, कि तुम इस युवा को अपने ऑफिस में सामान बेचने का कोई काम दे दो और उसे मुश्किल काम देकर यह पता लगाओ कि उसमें कितना मादा है और किस मिट्टी का बना है। बस मुझे यही एहसान चाहिए स्किनर, मेरे प्यारे बच्चे, बस मुझे यही एहसान चाहिए। खेल की भाषा में कहें तो स्किनर दबाव में था और वह यह बात जानता था। युवा पेक भी यह बात जानता था और जनरल मैनेजर को देखकर शालीनता से मुस्कुराया, क्योंकि युवा पेक सेना में रह चुका था, जहां सबसे बड़े शुरुआती सबकों में से एक यह होता है कि सेनापति का आग्रह हमेशा आदेश के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात है सर, स्किनर ने धीरे से जवाब दिया। क्या आपने पैक का वेतन भी तय कर लिया है? कैपी ने विरोध में हाथ ऊपर उछाला। उसे तय करना पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है स्किनर। मुझे तुम्हारे विभाग के अंदरूनी प्रशासन में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं है। स्वाभाविक रूप से तुम पैक को उतना ही वेतन दोगे जितना पाने के वह योग्य है, और उससे ज्यादा 1 सेंट भी नहीं। फिर वे विजयी पैक की ओर मुड़े। अब मेरी बात गौर से सुनो नौजवान, अगर तुम सोचते हो
कि तुम्हें बैठे बिठाई कुर्सी तोड़ने की नौकरी मिल रही है तो यह ख्याल अपने दिमाग से इसी समय निकाल दो। तुम्हें कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नौकरी दी जा रही है। तुम सीधे मैदान में उतरोगे मेरे बच्चे, और तुम वहां जाकर चौके छक्कों की झड़ी लगा दोगे, और तुम यह काम जल्दी करोगे व बार बार करोगे। एक और बात बता दूं, पहली गलती पर तुम्हें चेतावनी दी जाएगी, दूसरी गलती पर तुम्हें बिना वेतन के 1 महीने तक घर बैठा दिया जाएगा, और तीसरी गलती पर तुम्हें सीधे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हमेशा के लिए। क्या मेरी बात पूरी तरह से समझ में आ गई? बिल्कुल सर, पैक ने खुशी खुशी घोषणा की। मैं तो सिर्फ अपनी योग्यता दिखाने का अवसर चाहता हूं, रिकॉर्ड तोड़ने की जगह चाहता हूं, और आप पूरा इत्मीनान रखें सर, कुछ ही समय में मैं मिस्टर स्किनर का दिल जीत लूंगा। मिस्टर स्किनर, आपको धन्यवाद कि आप मुझे नौकरी देने के लिए राजी हो गए। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, और आपने जो विश्वास जताया है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बदमाश कहीं का, एकदम बदमाश है, कैप्पी ने बुदबुदाकर खुद से कहा। उसमें हास्यबोध है, ईश्वर का शुक्र है। आह, बेचारा स्किनर, पुरानी नैरो गेज पटरी जैसा स्किनर। अगर इस आदमी के मोटे सिर में कोई नया या अपारंपरिक विचार कभी आ जाए तो वह रातों रात मर जाएगा। वह इस समय बुरी तरह गुस्सा हो रहा होगा, पगला रहा होगा, क्योंकि वह अपनी रक्षा में एक भी शब्द नहीं कह सकता। मुझे पता है आगे क्या होगा। वह बिल पे की धृष्टता का बदला लेगा। वह बिल पे के जीवन को इतना बुरा बना देगा कि नरक की यातनाएं भी उसे गर्मी की छुट्टी जैसी लगने लगेगी। अगर वह ऐसा न कर दे तो मेरा नाम बदल देना और मुझे हमेशा के लिए क्लोरोफार्म सुंघा देना। हे ईश्वर, जीवन कितना सूना सूना और नीरस होगा अगर मैं कभी कभार बीच में टांग न अड़ाऊं और बखेड़ा खड़ा न करूं। युवा पेक उठ गया और अटेंशन में खड़ा हो गया। उसने स्किनर से पूछा, सर, मैं कब से काम शुरू करूं? जब से तुम चाहो, स्किनर ने रेफ्रिजरेटर जैसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। पेक ने अपनी सस्ती कलाई घड़ी देखी। उसने जोर से एकालाप में कहा, अभी 12 बजे हैं। मैं बाहर जाकर पेट पूजा करूंगा और फिर 1 बजे नौकरी शुरू करने आ जाऊंगा। मैं आधा दिन का वेतन तो कमा ही लूं। उसने पैकी रिक्स पर निगाह डाली और उद्धरण किया, उस दिन को बर्बाद समझो जिसका ढलता सूरज भावों को चढ़ता पाए, लेकिन हम फायदा न उठा पाए। स्किनर को हंसी मजाक पसंद नहीं था। वह ऑफिस के समय में ऐसे हंसी मजाक पर अपना मानसिक संतुलन कायम नहीं रख सकता था। इसलिए वह अपनी बर्फीली गरिमा का टोकरा लेकर वहां से चला गया। जब उसके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो पेक की भौहें शंका में ऊपर उठ गई। उसने कहा, मिस्टर रिक्स, मेरी शुरुआत बुरी हुई है। तुमने केवल शुरुआत का मौका मांगा था, कैप्पी ने जवाब में कहा। मैंने तुम्हें अच्छी शुरुआत की गारंटी नहीं दी थी और मैं दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकता। मैं स्किनर और मैट पिजली को केवल एक सीमा तक ही दिखा सकता हूं और उससे आगे नहीं। हमेशा एक बिंदु रहता है जहां मुझे यह काम छोड़ना होता है। विलियम, मुझे अच्छी तरह पहचानने वाले लोग बिल पेक कहते हैं सर। बहुत अच्छा बिल। कैप्पी अपनी कुर्सी के कोने से बाहर फिसले और अपने चश्मे के ऊपर से बिल पेक को धमकी भरे ढंग से घूरने लगे। मैं तुम पर निगाह रखूंगा नौजवान, वे तीखी आवाज में बोले। मैं तुम्हारे प्रति हमारे कर्ज को खुलकर स्वीकार करता हूं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में यह धारणा आ गई कि यह ऑफिस पुराने सैनिकों की धर्मशाला है, वे सोच विचार के लिए ठहरे। मैं तो यह सोच रहा हूं कि स्किनर तुम्हें कितना वेतन देगा। उन्होंने विचार किया। ओह, ठीक है। उन्होंने आगे कहा, वह जितना भी वेतन दे उसे ले लेना, चुपचाप रहना और कुछ मत बोलना। जब अनुकूल समय आएगा, बशर्ते तुमने इसे अर्जित किया होगा, तो मैं उस मक्खी चूस को समझाऊंगा और तुम्हारा वेतन बढ़वा दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत दयालु हैं। गुड डे सर। इसके साथ ही बिल पेक ने अपना हैट उठाया और रिक्स के सामने से लंगड़ाता हुआ चला गया। उसके पीछे दरवाजा अभी पूरी तरह बंद भी नहीं हुआ था कि स्किनर कैप्पी रिक्स की मांद में दोबारा घुस आया। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन पूरा मुंह खोलने के पहले ही कैप्पी ने अपनी शाही उंगली दिखाकर उसे खामोश रहने के लिए इशारा किया। तुम एक शब्द भी मत बोलना स्किनर, मेरे प्यारे बच्चे। उन्होंने खुशनुमा अंदाज में कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने वाले हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हें यह बात कहने का हक है, लेकिन अब स्किनर, तर्क की बात सुनो।
तुम कैसे पत्थरदिल इंसान हो जो तुमने उस अपाहिज पूर्व सैनिक को इनकार कर दिया। उसका एक पैर छोटा था और उसकी आस्तीन उसके कोट की जेब में फंसी थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अटल अजय इंसान की मुस्कान थी। लेकिन तुमने, बेड़ा गर्क हो, तुम कितने निर्मम हो, कठोर हो, भावहीन हो कि यह सब भी देखकर तुम्हारे अंदर जज्बात नहीं जागे। लेकिन तुमने उससे आंख मिलाकर उसे इस तरह ठुकरा दिया जिस तरह कोई शराबी शराब छुड़ाने वाली दवा को ठुकराता है। स्किनर, तुम यह कैसे कर सकते थे? कैपी की चेतावनी देती उंगली से डरे बिना स्किनर ने अवज्ञापूर्ण नजरिया अपना लिया। उसने गुस्से से जवाब दिया, कारोबार में जज्बात नहीं चलते। 1 सप्ताह पहले पिछले गुरुवार को अमेरिकी सेना की स्थायी चौकियों ने अपने अपाहिज और बेरोजगार सैनिकों के लिए नौकरियों की संगठित मुहिम शुरू की थी। 3 ही दिनों में आपने अपने कारपोरेशन से 209 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। वाशिंगटन में तो लोगों ने एक नई चौकी के नामकरण का आवेदन भी दे दिया है जिसे कैपी रिक्स चौकी नंबर 534 कहा जाएगा। और आपने अनुभवी लोगों को सिर्फ इसलिए हटाया ताकि इन पूर्व सैनिकों के लिए पद खाली हो सके। यह देशभक्ति हो सकती है, लेकिन यह कारोबार का सही तरीका नहीं है। कारोबार जज्बातों से नहीं चलता है, चाहे यह देशभक्ति का जज्बा ही क्यों न हो। अब आप बताएं कि क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? क्या आपने ऐसा नहीं किया? मैं कब इनकार कर रहा हूं कि मैंने ऐसा नहीं किया? कैपी ने विजयी भाव से चिल्लाकर कहा। आजकल के ज्यादातर कर्मचारी यूनियनबाजी और साम्यवाद के चक्कर में पड़ गए हैं। काम करने के बजाय वे जोड़तोड़ करते हैं, कामचोरी करते हैं और फोकट की तनख्वाह लेना चाहते हैं। जब भी कोई मैनेजर या मालिक कर्मचारियों या मजदूरों की इस आवृत्ति पर सख्त कार्रवाई करता है तो हर मिल और कारखाने में हड़तालें और तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। मैं इन हड़तालों और तोड़फोड़ से तंग आ गया हूं। भगवान कसम, मेरे ख्याल से पूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देना ही वह तरीका है जिससे हम इस समस्या से निपट सकते हैं। अमेरिकी सेना की कैपी रिक्स पोस्ट नंबर 534 मेरा जवाबी हमला है जिससे मैं यूनियनबाजों, कामचोरों और साम्यवादियों को मुंह तोड़कर जवाब देकर उनका हौसला पस्त करना चाहता हूं। स्किनर ने शिकायत की, हर ऑफिस और जहाज और रिटेल यार्ड फर्स्ट सार्जेंट ही चलाएंगे। मैं तो सोच रहा हूं कि सेना की तरह अपने ऑफिस में भी कर्मचारियों की परेड शुरू करवा दूं। वैसे अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रिक्स कारपोरेशन की सारी कंपनियों में जितने पुराने सैनिकों को लिया जा सकता था वह ले लिया गया है। अब इससे आगे किसी पुराने सैनिक को नियुक्त करना संभव नहीं होगा। देखिए, हमें बात करने वाले लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। मुझे डर है कि ये पुराने सैनिक कहीं हमारे ऑफिस में ही युद्ध न लड़ने लगे और खून की नदियां न बहने लगे। देखो स्किनर, कामरेड पैक वह आखिरी पुराना सैनिक है जिसे मैंने तुमसे नौकरी देने को कहा है। कैपी ने पश्चाताप भरे स्वर में दावा किया। तुमने कभी किपलिंग की पुस्तक बैरेक रूम बैलेट्स पढ़ी है स्किनर? मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, स्किनर ने प्रतिरोध किया। कैपी ने आगे कहा, इस समय दौड़कर पुस्तकों की दुकानों में जाओ और इसे खरीदकर इसका एक बैलेट पढ़ो जिसका शीर्षक है टॉमी। इससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। देखिए मिस्टर रिक्स, कामरेड पैक मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसने नौकरी के लिए मुझसे निवेदन किया और मैंने इनकार कर दिया। फिर वह कैप्टन मैट के पास गया और उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसके बाद वह क्या करता? वह हमें नीचा दिखाने के लिए आपके पास चला आया और आपसे नौकरी मांगता है और आपने उसे नौकरी दे दी। इससे वह हम दोनों को तो कुछ समझेगा ही नहीं। वह यह मानेगा कि उसे हमारे आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। मैं ऐसा बदला लूंगा कि उसकी ही नहीं, उसके पुरखों की भी रूह कांप जाएगी। वह उस दिन को कोसेगा जब वह यह जलील हरकत करने के लिए प्रेरित हुआ था। स्किनर, मुझसे नजरें मिलाओ। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुमसे बिल पे को लेने के लिए क्यों कहा? मैं जानता हूं, क्योंकि आप इतने ज्यादा दरियादिल हैं कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। तुम में तो रत्ती भर भी कल्पना शक्ति नहीं है, धेले भर भी दिमाग नहीं है। तुम लकीर के फकीर हो स्किनर। मैं एक ऐसे लड़के को कैसे अस्वीकार कर सकता था जो अस्वीकार होने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं एक पके हुए सेव फल की शर्त लगाने को तैयार हूं कि बिल पेक हमारे सबसे अच्छे सैनिकों में से एक होगा। इसी कारण वह अपने उद्देश्यों पर अटल रहता है। उसने तुम्हें पल भर में ताड़ लिया था स्किनर। उसने तुम्हें अपना रास्ता रोकने नहीं दिया। उसने मैट पिजली को भी अपना रास्ता रोकने नहीं दिया। उसके लिए तो तुम बस गति अवरोधक जैसे थे, जिनकी वजह से उसकी गति कम हुई थी। लेकिन ध्यान रहे,
तुम्हारे इनकार के बावजूद उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। और स्किनर, पैक का विरोध सामान्य लोगों में नहीं बल्कि विशेषज्ञों ने किया था। हाँ सर, विशेषज्ञों ने। वैसे एक बात बताओ स्किनर, मेरे प्यारे लड़के, तुम उसे कौन सा पद देने वाले हो? जाहिर है एंड्रयूज का पद। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। स्किनर, प्यारे लड़के, क्या हमारे पास 5 लाख फुट स्कंक स्क्रूफ नहीं है जो हमें किसी ग्राहक के मत्थे मढ़नी है? स्किनर ने हाँ में सिर हिलाया और कैपी इस तरह जोश में बोलते रहे मानो उन्होंने अभी अभी एक शानदार खोज की थी जिससे विज्ञान में क्रांति होने वाली थी। उसे बेचने के लिए वह बकवास माल दे दो स्किनर, और अगर तुम रास्ते में रेड फर या बुल पाइन के 2 दर्जन ट्रक निकाल सको, या किसी भी छोटे या अजीब लंबाई के स्टॉक की व्यवस्था कर सको, या किसी लार्ज सीलिंग या फ्लोरिंग की, या किसी हेमलॉक रैंडम स्टॉक की, दरअसल कोई भी ऐसी चीज जिसे व्यापारी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहते और जो बरसों से हमारे गोदामों में भरी पड़ी हो और जिसे कोई पैसों में तो क्या तोहफे में भी नहीं चाहता हो, उसे बेचने के लिए इस तरह का माल देना। तुम मेरी बात समझ गए, है ना स्किनर? स्किनर के चेहरे पर अब शार्क जैसी मुस्कान तैर रही थी। उसने शरारती ढंग से कहा, और अगर वह उसे बेच नहीं पाया तो अलविदा दोस्त, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि इसके बारे में सोचना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा पहलू भी देखो। अगर वह अच्छा काम करता है तो उसे एंड्रयूज की तनख्वाह मिलनी चाहिए। हमें न्यायप्रिय रहना चाहिए स्किनर। हमारे दूसरे दोस्त चाहे जो भी हों, हमें हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। हर मालिक या कर्मचारी को न्यायप्रिय रहना चाहिए और कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। यदि उसने अन्याय किया तो योग्य कर्मचारी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएंगे जहां उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। इस तरह एक वक्त ऐसा आएगा जब वह कंपनी अयोग्य लोगों से भर जाएगी और उस पर ताले लगाने की नौबत आ जाएगी। इसके बाद कैप्पी उठे और उन्होंने जनरल मैनेजर के छरहरे कंधे को थपथपाया। अच्छा स्किनर, मेरे बच्चे, मेरी बातों का बुरा मत मानना और मुझे माफ कर देना अगर मैंने थोड़ी जल्दबाजी दिखाई हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना स्किनर, अगर तुमने उस स्कंक फर का भाव बहुत ज्यादा रखा तो यह ठीक नहीं होगा। तो भगवान कसम मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। न्यायप्रिय बनो लड़के, न्यायप्रिय। पैक के मामले में अपने हाथ गंदे मत करना स्किनर। याद रखो, कामरेड पैक की आधी बाईं बां फ्रांस में दफन है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 3, मुश्किल काम की चुनौती, द गो गेटर। लेखक पीटर बी काइन। 12:30 बजे जब कैपी कमर्शियल क्लब में लंच करने के लिए कैलिफोर्निया स्ट्रीट पर तेजी से चल रहे थे तो उन्हें फुटपाथ पर लंगड़ाता हुआ बिल पैक मिला। पूर्व सैनिक उन्हें देखकर रुक गया और उन्हें एक कार्ड थमा दिया। आपको यह कैसा लगा सर? उसने पूछा। क्या यह शानदार बिजनेस कार्ड नहीं है? कैपी ने पढ़ा। रिक्स लंबर एंड लॉगिंग कंपनी, लकड़ी और इसके सामान, 248 कैलिफोर्निया स्ट्रीट, सैन फ्रांसिस्को। प्रतिनिधि विलियम ई पैक। अगर आप इसमें कील ठोक सकते हैं तो यह हमारे पास है। कैपी रिक्स ने कामरेड पैक के बिजनेस कार्ड पर अंगूठा फेरा। छपाई उभरी हुई थी और कॉपर प्लेट या स्टील की डाई आधा घंटे में नहीं बन सकती है। महा 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 भगवान की कसम, यह कैपी की सबसे भयंकर कसम थी और वे इसे तब तक नहीं खाते थे जब तक कि उनकी बुनियाद ही नहीं हिल जाए। बिल, जिस तरह एक चोर दूसरे चोर को बताता है उसी तरह मुझे बताओ, पूरी ईमानदारी से बताओ, तुमने कब हमारे यहां काम करने का मन बनाया था? 1 सप्ताह पहले, कामरेड पैक ने सौम्य तरीके से जवाब दिया। और सेना में तुम्हारी रैंक क्या थी? मैं एक छोटा सैनिक था। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। क्या किसी ने कभी तुम्हें कोई बेहतर पेशकश नहीं की? अक्सर बेहतर प्रस्ताव मिलते थे, लेकिन मैं जहां था और जो कर रहा था वह मुझे बेहद पसंद था। अगर मैं बेहतर पेशकश स्वीकार करता तो मुझे उस सबसे अच्छे काम से इस्तीफा देना पड़ता जो मेरे पास कभी रहा था, जिसमें ज्यादा पैसा नहीं था लेकिन यह रोमांच और रोचक प्रयोगों से भरा था। मैं क्रिसमस ट्री या बॉक्स कार जैसे वेश बना लेता था और जर्मन निशांचियों को दबोच लेता था। मुझे पैक इज ए बैड बॉय के नाम से जाना जाता था। उस काम को छोड़ने का प्रलोभन अक्सर जागता था, लेकिन जब मैं सोचता था कि इस तरह हर दिन कितने ज्यादा अमेरिकी लोगों की जान बचा रहा था, तो मैं वह काम छोड़कर तरक्की के पीछे नहीं दौड़ना चाहता था।
अगर तुम कभी सेना की किसी दूसरी शाखा में शुरू करते तो तुम जॉन जे पर्शिक को टक्कर दे सकते थे। अच्छा बिल, सुनो, क्या तुम्हें स्कंक स्क्रूप बेचने का कोई अनुभव रहा है? कॉमरेड पैक के चेहरे पर उड़ती हवाइयों से कैपी को जवाब मिल गया। पैक ने अपना सिर इनकार में हिलाकर पूछा, यह किस तरह का स्टॉक है? हम्बोल्ट काउंटी, कैलिफोर्निया। स्क्रूप और यह खुरदरा और गीला और भारी होता है और इसका इस्तेमाल करने के ठीक बाद इसमें से जानवर जैसी गंध आती है। मुझे लगता है कि स्किनर आपको नीचे से शुरू करने वाला है और यह स्कंक स्क्रूप होगा। क्या आप इसमें कील ठोक सकते हैं मिस्टर रिक्स? ओह हाँ, क्या कोई कभी स्कंक स्क्रूप खरीदता है सर? ओह, कभी कभार हमारा कोई प्रतिभाशाली युवा सेल्समैन किसी मंद बुद्धि को खोज लेता है जो किसी भी चीज को एक बार आजमाने को तैयार होता है, वरना जाहिर है हम इसे बनाना कब का छोड़ देते। बिल, तुम खुशकिस्मत हो कि हमारे पास इस समय इसका बहुत कम स्टॉक है, लेकिन जब भी हमारा बॉस किसी अच्छे पेड़ के पास से गुजरता है और वह नहीं चाहता कि यह आगे भी जिंदा रहे, तो हमारे पास स्क्रूप आ जाता है। इससे हमें अपने सेल्समैनों को विनम्र रखने में मदद मिलती है। इससे उन्हें अपनी औकात समझ में आ जाती है। इससे वे आसमान में उड़ना छोड़कर जमीन पर आ जाते हैं। यानी स्क्रूप अगर बिकता है तब भी हमें फायदा होता है और अगर नहीं बिकता तब भी हमें फायदा होता है। हालांकि यह मनोवैज्ञानिक फायदा है, क्योंकि विनम्र सेल्समैन अहंकारी सेल्समैन से ज्यादा सफल होता है। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सही भाव पर कोई भी चीज बेच सकता हूं। कॉमरेड पैक ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया और ऑफिस की तरफ चल दिया। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 4। अच्छी तैयारी सफलता की शर्त है। द गो गेटर। HindiAudiobook.com। 2 महीनों तक पैकी रिक्स ने बिल पेक को नहीं देखा। दरअसल बिल पेक शहर में था ही नहीं। पहले तो वह जानकारी हासिल करने में व्यस्त था और फिर वह बिक्री की यात्रा पर चला गया। हर सेल्समैन की तरह बिल पेक को भी भाड़े की दरों, वजन और कंपनी की मिलों के बारे में बहुत सारे विवरण बताए गए, जिनकी जानकारी के बिना कोई सेल्समैन बेचना शुरू नहीं कर सकता। इतनी जानकारी होना अनिवार्य था, लेकिन बिल पेक जानता था कि यह न्यूनतम जानकारी है और अगर उसे सफल होना है तो उसे इससे ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बिल पेक ने अपनी तरफ से भी थोड़ी अतिरिक्त जानकारी मांगी। उसने इस विषय का ज्ञान रखने वाले लोगों से यह पता लगाया कि प्रोडक्ट की विविधताओं के अलावा उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें कौन से गुण और दोष होते हैं और किन परिस्थितियों में, किस मौसम में, किस आबो हवा में, किस उद्देश्य से किस प्रोडक्ट का प्रयोग करना ज्यादा फायदेमंद होता है। हर माहिर सेल्समैन की तरह ही वह भी अपने प्रोडक्ट को जानो सूत्र वाक्य में यकीन करता था। उसने इतनी ज्यादा उत्सुकता और उत्साह से सीखा कि वह कुछ ही दिनों में कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स का विशेषज्ञ बन गया। अब वह किसी भी ग्राहक को तुरंत बता सकता था कि उसे किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है और क्यों। इस सब जानकारी से लैस होकर बिल पेक सेल्समैन के रूप में अपनी पहली यात्रा पर यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और टेक्सास इलाके की ओर चल दिया। साल्ट लेक सिटी में उसने किला फतेह करके पहला झंडा गाड़ा। वहां उसने 2 ट्रक भरकर लार्ज रस्टिक का ऑर्डर तार से भेजा। फिर ओगडेन में उसने एक रिटेल यार्ड को स्कंक स्क्रूप के पट्टियों का ट्रक नमूने के तौर पर लेने के लिए राजी कर लिया, जिनकी लंबाई और ग्रेड अलग अलग थे। रोचक बात यह थी कि स्किनर बरसों से इस रिटेल यार्ड को सामान बेचना चाहता था, लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिली थी। इससे भी रोचक बात यह थी कि बिल पेक ने यह माल स्किनर के बताए भाव से $1 ज्यादा पर बेचा था। एरिजोना में उसने इमारती लकड़ी के नए ग्राहक बनाए। उसकी प्रगति संतोषजनक थी, लेकिन टेक्सास के बीचों बीच पहुंचकर कॉमरेड पेक ने सचमुच अपनी बेचने की योग्यता का प्रदर्शन किया और सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। वह स्टैंडर्ड ऑयल के लकड़ी के मचानों का विशेषज्ञ बन गया और उसने ऑर्डर इतनी तेजी से भेजे कि स्किनर को उसे तार भेजना पड़ा कि वह रहम करे। स्किनर ने पेक को हिदायत दी कि वह अपने खेल का मैदान बदल ले और अपना हुनर सीडार सिंगल्स और साइडिंग, डगलस फर और रेडवुड बेचने में दिखाए। अंततः बिल पेक की यात्रा पूरी हो गई और वह घर लौटने लगा। वह लॉस एंजलिस के रास्ते आ रहा था और रास्ते में उसने सैन जोआक्विन वैली में रुककर स्कंक स्क्रूप के 2 और ट्रक बेच डाले। जब उसका यह ऑर्डर तार से आया
तो स्किनर तार लेकर कैपिरिक्स के पास आया। देखिए, मुझे मानना होगा कि कामरेड पैक लकड़ी बेच सकता है। उसने मन मारकर स्वीकार किया। उसने 5 नए ग्राहक बना लिए हैं और यह देखें, स्कंक स्क्रूप के 2 और ट्रकों का ऑर्डर है। मुझे नए साल की पहली तारीख को उसकी तनख्वाह बढ़ानी होगी। मेरे प्यारे स्किनर, शैतान की आंख, नए साल की पहली तारीख तक इंतजार क्यों करना चाहते हो? पैसा पकड़कर बैठने की तुम्हारी बुरी आदत की वजह से हमारे 1 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले गए हैं। तुम जानते हो कि तुम्हें देर सवेर कामरेड पैक की तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर यह काम अभी क्यों न कर दो? और ऐसा करते समय उसी तरह क्यों न मुस्कुराओ जिस तरह लड़कियां दांतों के विज्ञापन में मुस्कुराती हैं? अगर तुम यह करोगे तो कामरेड पैक को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होगा। कौन जाने, हो सकता है वह इस नतीजे पर पहुंचे कि तुम आखिरकार एक इंसान हो और वह तुम्हें पसंद करने लगे। बहुत अच्छा सर, मैं उसे वही वेतन दूंगा जो एंड्रयूज को दे रहा था, जिसके इलाके को पैक ने